जिस तरह से प्यारे साथियों मछली के लिए पानी चाहिए, उसी तरह से सीटेट अभ्यर्थियों के लिए ये शिक्षण की क्लास चाहिए। ये हिंदी शिक्षण जो तहलका मचा देगा, आपके मन मस्तिष्क में बैठा देगा एक एक बात, एक एक पैटर्न को। हिंदी शिक्षण की कहानी ही खत्म कर देना है हमें, हिंदी शिक्षण का टेंशन ही खत्म कर देना है। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, इसी उद्देश्य के साथ आपका भाई लाइव है। हिंदी शिक्षण आपको पढ़ना ही नहीं है, नहीं पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको पूरा समाधान, पूरा तरीका बता रहा हूं। इसका टेंशन आपका पूरा जीरो हो गया, खत्म हो गया। आइए हमारे साथ वन बाय वन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और भी योजना बना लेंगे कैसे क्या करें कि हम आपको सफलता दिला ले जाए। सीधे चलेंगे प्रश्नों की ओर और धमाल मचाएंगे आज भाई बहनों के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? सचेत और सुविचारित है, स्वाभाविक और सुविचारित है, स्वाभाविक और अवचेतन है, भाषा प्रक्रिया है। प्यारे साथियों, सचेत और सुविचारित ये तो अधिगम होता है, भाषा अधिगम होता है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन ये दोनों शब्द जब आपके सामने आते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में अधिगम जैसे आए तो आप सचेत होकर, आप कॉन्शियस होकर सुविचारित ढंग से आप अध्ययन कर रहे हैं। और जब अर्जन की बात आए तो आप स्वाभाविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, बस यूं ही अनजाने ही चीजों को सीख लेता है। जब बच्चा, बालक शुरुआत में क्या करता है, कोई इसको कॉन्शियस लेवल के साथ, सचेत लेवल के साथ थोड़ी ना सिखाया जाता है। उस समय बालक को बस अपने से, वातावरण से, पानी बोलना सीखता है बालक, वाटर बोलना सीखता है बालक। तो वो कहां से सीख रहा है? वाटर, पानी, वो क्या है? भाषा अर्जन है। तो अपने वातावरण से यूं ही सीख ले, स्वाभाविक रूप से सीख ले, प्राकृतिक रूप से सीख ले। इसको हम क्या बोलेंगे? भाषा अर्जन बोलेंगे। अब देखिए यहां उत्तर क्या होगा। सचेत और सुविचारित ये गलत हो जाएगा, ये अधिगम में चला जाएगा। स्वाभाविक और सुविचारित, यहां भी सुविचारित है इसलिए गलत हो गया। अब यहां देखिए स्वाभाविक और अवचेतन, देखिए एक हो गया चेतन, एक हो गया सुचेतन, है ना, एक हो गया अवचेतन और एक हो गया अचेतन। ये चारों को समझ लीजिए। अचेतन मन की बात किया जाए तो अचेतन वो होता है मेरे भाई जब व्यक्ति निद्रा में है, अचेतन है। जब व्यक्ति बेहोश हो गया, अचेतन है, ये अचेतन है। अब देखिए अवचेतन क्या है? जब आप कक्षाओं में जाके बाकायदे पढ़ते हो तो आप सीखने का प्रयास करती हो, ये आपका चेतन मन है। और जब आप ऐसे नॉर्मली मार्केट में जा रहे हो, कहीं आप देख रहे हो, फल फूल देखा तो आपने यूं ही सीख लिया। बच्चे ने ये सीख लिया कि भाई पानी बोल रहे हो तो पानी बच्चे ने सीख लिया। यानी बच्चा कॉन्शियस लेवल में नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ सामान्य रूप से वो चीजों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, बस हो गया। कोई उद्देश्य नहीं है कि सीखना है। जब चेतन मन से आप सीखते हो तो मेरे भाई वो होता है अधिगम। सुचेतन मन, वही सुचेतन मन, सुचेतन मन जो होता है यहां भी सुचेतन मन का मतलब यही हुआ कि अच्छे से चेतना के साथ चीजों को सीखना। यहां भी ये भी अधिगम में चला जाएगा। लेकिन अवचेतन मन की जब बात की जाएगी तो मेरे भाई अवचेतन मन जो होता है ये सीखना, वो सीखना है जैसे एक बालक ने सीख लिया कि पानी, जैसे एक बालक ने सीख लिया कि मम्मी पापा, जैसे एक बालक ने बोलना शुरू कर दिया भाई अपने वातावरण में, वो अवचेतन, वहां पे कोई चीज सिखाया नहीं गया लेकिन बालक ने सीख लिया।
इस चीज को बोलेंगे अवचेतन। और हमेशा याद रखिएगा अवचेतन जो है ये अर्जन में आएगा, अवचेतन अर्जन में आएगा, और चेतन और सुचेतन है ना ये किस में आ जाएगा, ये अधिगम में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, ये अधिगम में आ जाएगा। ये पॉइंट कितना अच्छा पॉइंट है। देखिए अधिगम और अर्जन को लेकर यदि आप लोग कमेंट करिए तो एक दिन 1 घंटे का अगर क्लास ले लिया जाए, अधिगम और अर्जन को लेकर 1 घंटे की क्लास ले लिया जाए तो आपको एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब यहां पे उत्तर आप दीजिए, हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। बहुत अच्छे से मैंने इसकी व्याख्या कर दी मेरे भाई। स्वाभाविक और अवचेतन है भाई। अर्जन क्या होता है, स्वाभाविक होता है, और क्या होता है, ये अवचेतन होता है। बस यूं ही बिना किसी उद्देश्य के जब सीख लेता है, सीख लिया जाता है, तो उसे हम बोलेंगे अर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी भाई बहनों के सामने। समावेशी कक्षा के संदर्भ में असत्य कथन है। यह तो समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न जो लिए गए हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में धमाल मचाने वाले, मतलब सीधे आने वाले प्रश्न हैं। और यही मेरा काम ही होता है, कम क्लास देना और उसी में धमाल मचा देना कि लोग सालों साल चर्चा करते हैं। और जो भाई बहन पिछले परीक्षाओं से जुड़े हैं वो जानते हैं कि ऐसे कठिन प्रश्नों को फंसाया है हमने। जो कठिन प्रश्न फंसाया है उसको भी चर्चा भी करेंगे। अभी लाए हैं वो प्रश्न भी लिया है, तो बड़ी चर्चा हुई थी मार्केट में, बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। समावेशी कक्षा के संदर्भ में असत्य कथन है, कमजोर बालक अच्छे बालक से सीखते हैं। प्रश्न का उत्तर देंगे तो समझ में आएगा, ज्यादातर लोग गलत उत्तर देंगे। मुझे मालूम है अच्छा बालक कमजोर बालक से सीखता है। कमजोर बालक व अच्छे बालक दोनों सीखते हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं। यह संसाधन के रूप में कार्य करता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी भाई आपके सामने प्रश्न आ जाए और लिखा रहे असत्य, तो इसको पहले तो टिक कर लिया करो भाई, है ना। सत्य और असत्य इन दोनों बहुत अंतर आ जाता है। यहां से आप गलतियां कर जाते हैं। असत्य कथन, तो हम ये देख लें भैया कौन से सत्य हैं समावेशी कक्षा के संदर्भ में। सत्य कौन सा है, तो सत्य एक ही असत्य होगा, बाकी सभी सत्य हैं। तो देखिए कमजोर बालक अच्छे बालक से सीखता है, तो बिल्कुल मेरे भाई समावेशी कक्षा में कमजोर बालक यानी जिस बालक की मेरिट मान लीजिए 30% है, 40-50% है, वो बालक 80-90% वाले से सीखेगा ही सीखेगा। बिल्कुल ये सत्य है, सत्य में हम कर रहे हैं, राइट। सत्य में ये सत्य है। जिसको निगेटिव टिक कर देंगे, ऐसे टिक कर देंगे, वही असत्य होगा, वही हमारा आंसर होगा। सीधी सी बात है। इस तरह का एक मन में बैठा लिया करिए। अच्छा बालक कमजोर बालक से सीखता है। अब देखो यहां पे समावेशी कक्षा में आप जानते हैं कि अच्छे बालक भी होते हैं भैया, कमजोर बालक भी होते हैं, हर तरह के बालक होते हैं वहां पे। समावेशी कक्षा में संपूर्ण रूप से अंधा बालक नहीं होता है, होता ही नहीं है, उसको नहीं बैठाया जाता है। विशिष्ट बालक जो होते हैं उनको नहीं बैठाया जाता है, विशिष्ट वर्ड आ जाए उनको नहीं बैठाया जाता है समावेशी कक्षा में, है ना। पूर्ण रूप से बहरा बालक है, नहीं बैठाया जाता समावेशी कक्षा में, नहीं बैठाया जाता। अब देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट देखो, मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूं वो सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं और नोट करते चलिएगा एक एक। मार्कर का रंग व्हाइट कर लूं मैं, ठीक है, कर ले रहा हूं भाई, कर ले रहा हूं ये। चलिए अब देखो यहां पे मैं तीसरे पॉइंट पे हूं। अच्छा बालक कमजोर बालक से सीखता है। मेरे भाई 90% जिस बालक ने अंक लाए हैं वो भी सीखता है कमजोर बालक से। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बालक कमजोर है वो अच्छा वक्ता हो, अच्छा गाने वाला हो। कभी कभी आप देखे होंगे कि हम कक्षाओं में कुछ कमजोर बालक होते हैं लेकिन वो गाने बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तो मन करता है उनको सुने। ऐसे कमजोर बालक को हम सुने। हम लोग कहते हैं यार एक गाओ यार, गा दो मेरे भाई, एक गीत गा दो यार। ऐसे बालक अक्सर करके हमारी कक्षा में तो थे भाई, तो हम लोग कहते थे यार एक गीत गा दो। इसका मतलब हमने उनसे हम सीख रहे हैं, उनके स्वरों को हम ले रहे हैं।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे भाई कि अच्छा बालक भी कमजोर बालक से सीखता है। तो ये भी सत्य है, राइट, ये भी सत्य है। चलिए, कमजोर बालक व अच्छे बालक दोनों सीखते हैं, दोनों सीखते हैं, ये तो क्लियर हो चुका है, लेकिन एक दूसरे से नहीं। यही आपका गलत हो गया, ये दोनों एक दूसरे से सीखते हैं भाई। और समावेशी कक्षा यह संसाधन के रूप में कार्य करता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। समावेशी कक्षा जो है एक ऐसी कक्षा, एक चुनौतीपूर्ण कक्षा होती है और संसाधन के रूप में कार्य करती। उस चुनौती को हम एक संसाधन के रूप में, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके बालक को सिखाते हैं। अगर यह प्रश्न आ जाए, समावेशी कक्षा चुनौतीपूर्ण कक्षा होती है और समावेशी कक्षा का प्रयोग अध्यापक संसाधन के रूप में प्रयोग करता है, दोनों में एक का चयन करना हो तो समावेशी कक्षा का प्रयोग अध्यापक संसाधन के रूप में करता है। ये उत्तर आप देंगे, ये उत्तर आप देंगे। लेकिन हाँ, समावेशी कक्षा चुनौतीपूर्ण कक्षा भी होती है, ये भी आप जानते रहिए। लेकिन कभी कभी होता क्या कि सही दोनों है, तीनों सही है, लेकिन फिर भी उसमें से एक का चयन करना है, बेस्ट आंसर का चयन करना है। ऐसी स्थितियां आपके सामने आ जाती हैं। चलिए, तो यहां पे उत्तर आपको मिल गया होगा। असत्य कौन है भैया? यही असत्य है। मैंने तरीका भी आपको बता दिया कि तरीका कैसे आप गलती करने से बचेंगे। सीटेट में, सीटेट बहुत ही अलग तरह की परीक्षा है भाई। यहां पे आते हुए भी गलत करना, यह खास बात होती है सीटेट की। आते हुए भी गलत कर जाते हैं लोग, यह खास बात होती है सीटेट की। तो रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं। केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं, किसी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं। यह क्वेश्चन, तीसरा जो प्रश्न है आपके सामने, कितना बढ़िया प्रश्न है। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो समूह में अंतःक्रिया करते हैं। भाई, अगर किसी कार्य को आप एक्टिव जोन में रख रहे हो, रचनात्मक जोन में रख रहे हो, तो अंतःक्रिया करेंगे तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। ऐसी स्थिति में आवाजें भी हो सकती हैं, लेकिन अन्य विकल्पों को भी देख ले रहे हैं। अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं। अपनी कॉपियों में सभी विकल्प, लिखना पक्ष को, एक मतलब बहुत सीमित पक्ष को लिया गया है। केवल शिक्षक के साथ ही, अब केवल वर्ड आ गया तो ये गलत हो गया। किसी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं, ये भी गलत हो गया, राइट। अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी मेरे भाई कि रचनावादी कक्षा में जो एक्टिव जोन की क्लास होती है मेरे भाई, ऐसी कक्षा में समूह में अंतःक्रिया करते हैं, समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें। इससे आप निगेटिव मत होइएगा भाई, बालक अंतःक्रिया करेंगे तो कक्षा में वॉइस तो होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। आवाज होगा तभी तो एक दूसरे के शब्दों को, आवाजों को सुनेंगे, तभी तो एक दूसरे के भाषा का विकास होगा भाई। तो ये भी अच्छी चीज है, जरूरी है। हाँ, जब अध्यापक पढ़ा रहा है तब वो शांति से सुने, और जब रचनावादी कक्षा शिक्षार्थी का रोल है तो वो आवाज नहीं होगा तो एक दूसरे की भाषा को सुनेंगे कैसे, तो विकास कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? चयन तथा श्रेणियों में बांटना, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, अधिक से अधिक अवसर देना। मेरे भाई, अगर आप हिंदी शिक्षण की क्लास आपने कहीं लिया है और आपने मेरी भी पहले की क्लासेस ली हैं, तो ये आपने एहसास हमेशा किया होगा कि आपका भाई मेहनत करके, और बहुत मेहनत करके एक्सपर्ट क्वेश्चन देते हैं, बहुत मेहनत करके प्रश्न लाता है और फंसाता भी है। ये बड़ी बुरी आदत है हमारी, बहुत खराब आदत है ना, फंसाता है सीधे सीधे। ये रिकॉर्ड जो है वो प्रश्न भी लिया हूं मैंने, जो फंसाया था मैंने सीधे सीधे कठिन वाला, बड़ी जो है चर्चा हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप देख के कमेंट करिएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के कमेंट करिएगा। चयन तथा श्रेणियों में, अभी मैं आपके कमेंट भी ले रहा हूं,
आप सभी साथी हमारे जिस ब्रांचेस से हैं उसका भी कमेंट करिएगा, मैं अभी आपका सभी का कमेंट ले रहा हूं। विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, अधिक से अधिक अवसर देना। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पे उत्तर दिया है कि नहीं के रूप में नहीं है, असत्य है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जब नहीं है, असत्य है, ये सब शब्द आ जाए तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन किया करिए। बहुत यार आते हुए गलत कर जाते हैं मेरे भाई बहन, ये बड़ी समस्या रहती है। इसको अंडरलाइन करिए और एक मन में बैठा लीजिए कि 3 जो हैं सत्य वाले को हम ऐसे टिक करेंगे और एक जो असत्य होगा उसको हम ऐसे टिक करेंगे और यही हमारा उत्तर होगा। राइट, यही हमारा उत्तर होगा। इसी को ढूंढना है। पहले सत्य हम देखते हैं, इसको छोड़ दो अब क्वेश्चन, है ना। बस यहां तक भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में। अब सत्य को देखिए, 3 सत्य हैं, एक असत्य है। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तरीका भी जानना बहुत उतना ही जरूरी है मेरे भाई, तरीका भी जानना उतना ही आवश्यक है। यस, चयन तरह श्रेणियों में बांटना, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, अधिक से अधिक अवसर देना। एक बात बताइए, अधिक से अधिक अवसर देना, ये तो भाई कौन सा हमेशा आपने पढ़ा है कि अधिक से अधिक अवसर देना, ये तो ठीक होता है यार, ये मिल जाए तो ये हमेशा भाषा शिक्षण में हमेशा इसका प्रयोग करेंगे। हमेशा अधिक से अधिक अवसर देना, ये सबसे बड़ा वर्ड होता है, इससे बड़ा कोई वर्ड ही नहीं है। हिंदी भाषा शिक्षण में ये सबसे होता है कि बच्चे को अधिक से अधिक क्या दीजिए, अवसर दीजिए। और देखिए चयन तथा श्रेणियों में बांटना, भाई कई पार्ट में बांट के चीजों को चयन करके पढ़ाना चाहिए। अब एक नहीं कभी ये पढ़ा दो कभी ये पढ़ा, एकदम चयन कर लीजिए और श्रेणियों में बांट के शिक्षण करना चाहिए। बिल्कुल विशिष्ट रूप से पठन कौशल, अब ये पठन कौशल पर बल देना, ये भी सही है। अब आप ये समझ गए होंगे कि एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, नहीं भाई एकीकृत तरीके से शिक्षण क्यों करेंगे, आप अन्य पहलुओं को भी लेके चलेंगे, अन्य तथ्यों को भी लेके चलेंगे। केवल एक ही पहलू को लेके चलेंगे यही गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। केवल एक ही पहलू को लेके चलेंगे ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको अन्य तमाम पहलुओं को भी लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पे आपका अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने जो तरीका आपको बताया, जो सिस्टम मैंने आपको बताया, उस सिस्टम के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। यही वाला आपका उत्तर होगा। और उत्तर क्या हो रहा है बताइए, सी आपका एक्चुअल में उत्तर हो रहा है फाइनली। इस तरीके से आप करेंगे मेरे भाई तो आपका गलत नहीं होगा। मैं तरीका भी आपको बता रहा हूं, चूंकि आप उलझन में पड़ जाते हैं, आप गलत कर जाते हैं। चलिए यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समालोचनात्मक। देखिए आलोचनात्मक और समालोचनात्मक 2 शब्द होते हैं, पहले इन दोनों शब्दों को समझना चाहिए आपको। आलोचना का मतलब क्या हो गया भाई, आलोचना का मतलब सीधे हो गया कि भाई किसी की आलोचना कर रहे हैं, बुराई करना, है ना। आलोचना का मतलब सीधे क्या हो गया, बुराई करना, भाई आलोचना करना है वहां पे। लेकिन समालोचना, समालोचना का मतलब क्या हो गया कि तथ्यों को समझते हुए उसके अच्छाई बुराई पे चर्चा करना, तथ्यों को समझते हुए उसकी अच्छाई बुराई पे चर्चा करना। अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना। चलिए तो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है, बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, शिक्षक का सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए, शिक्षक को शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऐसे ही आपका गलत हो गया, कभी इसको नहीं लेंगे आप। शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए। और भी देख लीजिए, शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं, बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक हैं, ये भी गलत हो गया। बच्चे विद्यालय के बाहर जो सीखते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, वो भी प्रासंगिक होते हैं,
उनका भी उनके जीवन पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, उसे हम आप अवॉइड नहीं कर सकते मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहां पे अब आप ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दो बच्चे बी और सी शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। समालोचनात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई बात विद्यार्थी कह रहा है तो उसके अनुभव को, पुराने अनुभव को, उसने भी जो ज्ञान अर्जित किया है समाज से, और उसका जो दृष्टिकोण है उसका भी सम्मान करना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है समालोचना, मतलब उसकी अच्छाइयों, भाई हो सकता है कमियां भी हों, अच्छाइयों और कमियों पे बराबर नजर रखना और उसका सम्मान करना, यह समालोचनात्मक है। तो यहां पे अब आपको एकदम दोनों विकल्पों में अगर आप एक का चयन करना होगा तो आप बता दीजिए किसका आप चयन करेंगे, बी का चयन करेंगे। और एक बार कमेंट करके बताइएगा प्रश्न जो लिए गए हैं उनका लेवल क्या है, किस तरह के प्रश्न लिए गए हैं। और यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि कितना कीमती वक्त आपका। कभी भी एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो हम सबका अनुभव है, जो हमने परीक्षाओं में, बार बार वही बात करने कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा, पहले क्या बता रही भैया, परिभाषा, उसके बाद संबंधित उदाहरण। अब ये उत्तर तो आप लोग दे सकते हैं भाई, पहले परिभाषा उसके बाद उदाहरण, है ना। पहले नियम, अगर ये भी आ जाता पहले नियम बताया जाए उसके बाद उदाहरण, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि पहले नियम उसके बाद उदाहरण, तो नी से नियम हो गया, नियम आ जाए या परिभाषा आ जाए भाई, ठीक है। तो नी से नियम हो गया, नी से निगमन हो गया, ठीक है। तो नी से नियम, नी से निगमन, माने निगमन पहले आएगा और उसके बाद निगमन से, ये निगमन विधि हो गया। अगर निगमन नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं तो ये निगमन विधि हो जाएगा, और उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं तो ये आगमन विधि हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो यहां पे टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मैंने ट्रिक भी बता दिया कि परिभाषा से उदाहरण या नियम से उदाहरण की ओर जा रहा है तो नी माने नियम, नी माने निगमन, नी माने निगमन, ये ट्रिक हो गया। ट्रिक से आप याद कर लीजिए, आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी का उल्टा हो जाएगा, बोधगम्य निवेश सिद्धांत किसने दिया। देखो मेरे भाई, बोधगम्य निवेश सिद्धांत ये आपके परीक्षा में पिछली बार, मतलब ये इससे पहले नहीं आता था, लेकिन पिछली बार जितने सेट आए थे सभी के सभी सेट में यहां से क्वेश्चन रखा गया, बोधगम्य निवेश से प्रश्न रखा गया। यह नए प्रकार का प्रश्न है, और उन प्रश्नों को भी, जो नए प्रकार के प्रश्न लिए जा रहे हैं उनको भी हमने सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आप यह समझ लीजिए कि बोधगम्य निवेश क्या है। बोधगम्य निवेश क्या है इसको समझना अति आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। मैं ऐसे समझाता हूं एक चित्र के माध्यम से, बोधगम्य निवेश क्या है। यहां भी बालक भाषा को सीखता है और इसको मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए घर पे आपका बालक है और आप जो भी भाषा बोल रहे हो बालक सीख रहा है आपका, लेकिन मान लीजिए कि दो बालक हैं, ठीक है। आपके घर में एक बड़ा बालक है और एक छोटा सा बालक है। इसको बड़ा कर दो भाई, और ये छोटा बालक है। बड़े बालक को पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, ट्यूशन टीचर आते हैं, ट्यूशन टीचर आते हैं। तो ये छोटा बालक क्या करता है कि उन ट्यूशन टीचर के पास भी जाता है, देखता है, सुनता है। तो घर पे जो सीख रहा था और उन ट्यूशन टीचर से हो सकता हो उनकी वाक शैली और अच्छी हो, उनकी वार्ता करने की लैंग्वेज स्टाइल और अच्छी हो, तो बच्चे ने थोड़ा सा ऊपर लेवल पर चीजों को क्या किया, सीख लिया। समझने का प्रयास करिएगा। कहने का मतलब यह है, सीधी सी बात यह है कि जब बच्चा एक स्तर ऊपर, जब बच्चे को एक स्तर ऊपर की स्थितियों से सामना कराया जाता है, ऐसी स्थिति में बालक के अंदर जो ज्ञान
का सम्मिश्रण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोधगम्य निवेश कहते हैं, है ना भाई। आप क्या करोगे, धीरे 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 बालक के अंदर एक स्तर ऊपर पे आप ले जाते हो बच्चे को, और एक स्तर ऊपर पे ले जाकर उसके अंदर ज्ञान का सम्मिश्रण कराते हो। यानी ऐसे भाषावी परिवेश से बच्चे का सामना कराते हैं जहां पे पूर्व की अपेक्षा बाद में बच्चे को और भी अच्छा ज्ञान मिल सके। ऐसी स्थितियों को हम क्या बोलेंगे, बोधगम्य निवेश। तो ठीक है, जिस स्तर पे बालक हैं उससे ऊपर के स्तर से के परिवेश में बालक को, भाषाई परिवेश में बालक को रखना ही क्या हो जाएगा, बोधगम्य निवेश। यहां पे जो सीखेगा, और ये इसकी परिभाषा मैंने स्पष्ट रूप समझा दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पिछले जितने भी सेट आए थे वहां से एक प्रश्न उसके पहले कभी नहीं आया था, लेकिन जस्ट ये सीटेट जो होने जा रहा है, इस सीटेट से पहले जो एग्जाम हुआ था सारे के सारे सेट में एक प्रश्न बोधगम्य निवेश से पूछा गया था। तो नए प्रकार के प्रश्नों को भी आपके भाई ने सम्मिलित कर लिया है, आपके भाई ने ले लिया है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, इसको जान लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा स्टीफन क्रैसन। ये है स्टीफन क्रैसन, ये आपका सटीक उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नए प्रकार के प्रश्नों का वो आपके भाई ने ले लिया है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। बोलना, तुतलाना, हंसना, घरघराना। कितना अच्छा सा प्रश्न आपके सामने आ गया, उत्तर देने का प्रयास करेंगे आप। देखिए, बच्चों की भाषा से संबंधित है मेरे भाई। ये तो आप जानते हैं कि तुतलाना और घरघराना ये भाषाई विकार है ना। ये तो एक भाई समस्या है, एक विकार है, भाषाई विकार है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, कोई बच्चा तुतला रहा है, प्रश्न आ जाता भाषाई विकार कौन है, तो ये हो जाएंगे तुतलाना और घरघराना। हंसना जो है ये भी सांकेतिक भाषा है भाई। हंस रहे हैं तो आपने सांकेतिक रूप से बताया कि आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, सांकेतिक भाषा है। तो यहां पे बच्चों की भाषा से संबंधित है, तो आपका सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा बोलना। ठीक है, देखिए पॉइंट कितने आसान हैं। ये देखिए बढ़िया सा प्रश्न हमने ले लिया, और ये प्रश्न हमने अपने से लिया है, अपने से बनाया है, और इस प्रश्न का उत्तर मैक्सिमम भाई बहन गलत देंगे। अब मैं चाहूंगा इसका उत्तर आप दीजिए। मैक्सिमम भाई बहन इस प्रश्न का उत्तर गलत देंगे, और मैं चाहूंगा इसका उत्तर आप दीजिए, आप सभी भाई बहन दीजिए। मैं इंतजार तो नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दीजिए। और सब लोग गलत देंगे, नोट कर लीजिए, सब लोग गलत देंगे, हाँ, क्योंकि प्रश्न को पढ़ेंगे ही नहीं गौर से। बुजुर्ग से बालक के संदर्भ में देखिए, यहां पे आप लोग नॉर्मली जो पढ़ते हैं मेरे भाई, वो क्या पढ़ते हैं, वो आप लोग पढ़ते हैं क्या कि भाषाई जो कौशल है उसका क्रम क्या होगा। एक नॉर्मली आपने हमेशा क्या पढ़ा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही होता है। एक बालक है, सबसे पहले सुनता है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जब भी सामान्य रूप से लेंगे तो आप यही लेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, राइट। ये एक प्रकार से क्रम बनता है, लेकिन कभी भी इसको क्रमिक नहीं बोलेंगे। जब भी भाषा सीखने की बात की जाएगी तब आप यही बोलेंगे कि एक दूसरे से अंतर्निहित होते हैं। भाषा क्या होती है, एक दूसरे से अंतर्निहित होता है। देखिए पॉइंट को एकदम टू द पॉइंट क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, और जो हम बताएंगे उसको नोट कर लीजिएगा, और कहीं भी आप चैलेंज कर सकते हैं। जो आपको बता देगा आपका भाई, मैंने इतने हमारे जो वीडियोस गए हैं, एक वीडियो को, एक क्वेश्चन को बड़ा वायरल किया था बच्चों ने, और उसके तीसरे चौथे दिन प्रश्न वही परीक्षा में आ गया सीटेट में, और वही प्रश्न जब आ गया तो उत्तर वही सही हुआ जिसकी व्याख्या हमने किया था, जिसकी व्याख्या हमने किया था वही सही हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि आज तक जितने भी वीडियो हमारे यहाँ लेक्चर्स हैं, कहीं भी एक प्रश्न चिन्ह आप नहीं उठा सकते, ये पूरा चैलेंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो मेरे भाई सामान्य रूप से अगर यहां पे दिया गया होता बालक से बुजुर्ग, ऐसा वर्ड दिया गया होता, तब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता। लेकिन चूंकि बुजुर्ग से बालक ये शब्द दे दिया है, बुजुर्ग से बालक दे दिया है, तो ये क्रम दिखाना है, आपको कुछ नहीं दिखाना है, ये क्रम दिखाना है, बस हो गया। तो यहां पे इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, लिखना। ठीक है, तो यहां पे एक बुजुर्ग से बालक, एक क्रम दिखा देना है, बस हो गया। तो यहां पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 9 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब आपको झटका लगा होगा, है ना, कहने का मतलब प्रश्न वो उल्टा कर दें, घुमा दें या किसी भी प्रकार से, तो प्रश्नों की प्रकृति को समझना चाहिए, क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं उसको देखना चाहिए, इसमें गलती कभी नहीं करनी चाहिए। चलिए, समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कविता पाठन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चुनौतीपूर्ण कक्षा नहीं होती है, समस्यात्मक कक्षा नहीं होती है। कितना बढ़िया प्रश्न है। समावेशी कक्षा के संदर्भ में सत्य है, मतलब आप 3 गलत होगा भैया और एक क्या होगा, एक क्या होगा, सही होगा। तो देख लीजिए भैया, 3 गलत होगा और एक क्या होगा। तो आप बताइए, चुनौतीपूर्ण कक्षा नहीं होती है, तो चुनौतीपूर्ण कक्षा होती है कि नहीं होती है? चुनौतीपूर्ण कक्षा आपकी होती है। समस्यात्मक कक्षा नहीं होती है, समस्यात्मक कक्षा नहीं, कक्षा को समस्यात्मक कभी नहीं कहेंगे भाई। समावेशी जो कक्षा होती है उसको समस्यात्मक कक्षा कभी नहीं कहेंगे, यही सत्य है। बाकी आप देख लीजिए, प्रश्न विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करेंगे। कविता पाठन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करेंगे। चुनौतीपूर्ण कक्षा नहीं होती है, चुनौतीपूर्ण कक्षा होती है। देखिए, प्रश्न को थोड़ा सा भी घुमा देगा तो आप परेशान हो जाते हैं, है कुछ नहीं, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, घुमा दिया गया, तो आप जो है सोचना पड़ जाता है आपको। यहां तो आप समझ सकते हैं कि सत्य कथन आपको दिखाना है, तो सत्य कथन आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और प्रश्नों का जो संकलन है उसके विषय में जरूर आप लोग कमेंट करके आप बताएंगे किस प्रकार से। का हो मंगरू अब तू बताऊबा, कि एकर उत्तर अब कई के दिखाऊबा। बताओ, का हो मंगरू, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि आपको हम मंगरू बोल रहे हैं मेरे भाई, लेकिन अब हमारे जो टाइपिस्ट भाई ने लिखा था तो मैंने बोल दिया। आप लोग भी सोच रहे होंगे हर जगह लिखा है, सर बोल ही नहीं रहे हैं, तो मैंने बोल दिया भाई। तो का हो मंगरू। चलिए, इसका उत्तर हमारे जितने भी भाई हैं वो देंगे। त्रुटियों से क्या तात्पर्य है? त्रुटियों से क्या तात्पर्य? त्रुटियां सीखने की संकेतक हैं, त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं, त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, त्रुटियों की पहचान करके उनसे बचना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि किस लेवल के क्वेश्चंस, किस लेवल की चीजें आप सभी भाई बहनों को यहां पे आज दी जा रही है, किस लेवल का पैटर्न। त्रुटियों से क्या तात्पर्य है? त्रुटियां सीखने की संकेतक हैं, सीधी सी बात है यार, यही उत्तर हो जाएगा। त्रुटियां जो होती हैं, जीवन ही बना है गलतियां करने के लिए, जब गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे, जब गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे। तो त्रुटियां जो होती हैं वो सीखने की संकेतक होती हैं। याद रखिएगा, ये जो आपका सेशन है ये लाइव है कि क्या है मैं खुद नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जानता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस ये मत भूलिएगा, नहीं तो बाद में कहेंगे कि हाँ गलती हो गई। चलिए, त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं, त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, इसका कोई मतलब ही नहीं। त्रुटियों की पहचान करके उनसे बचना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। नहीं भाई, त्रुटियों से क्या, त्रुटियां तो बहुत अच्छी चीज हैं, त्रुटियां तो जीवन में होना चाहिए, त्रुटियों से सीखने, ये त्रुटियां जो होती हैं इनसे हम जीवन में क्या करते हैं, सीखते हैं, तथ्यों को सीखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन होता है जब, देखिए भाषा अर्जन होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग गलत करोगे,
नोट कर लीजिए, सब लोग गलत करोगे, मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, इसका उत्तर मैक्सिमम भाई बहन गलत देंगे। नोट कर लीजिए, गलत देंगे ही गलत देंगे। मैं इसका कमेंट ले लूं, मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, मैक्सिमम भाई बहन गलत करेंगे। इसका उत्तर मैं देख रहा हूं 12 का उत्तर क्या दे रहे हैं, सभी लोग गलत कर रहे हैं। मैं जानता हूं सभी लोग गलत करेंगे। क्या उत्तर दे रहे हैं भाई, क्या उत्तर दे रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं? यहां तो कमेंट, हाँ सी, कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग, चलिए हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल गलत उत्तर, मैंने कहा ना गलत उत्तर दे रहे हैं। सी जो उत्तर दे रहे हैं गलत उत्तर दे रहे हैं। भाषा अर्जन जो होता है ये स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक तरीके से होता है, और यहां पे बच्चा बिना सचेतन, बिना ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। बच्चा बिना सचेतन, बिना ध्यान, सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। आप एक बात बताओ, भाषा अर्जन के विषय में मैंने एक बात आपको बताई कि बच्चा जो है सीख लिया कि पानी, बच्चे ने सीख लिया कि पानी। देखिए इसमें मैक्सिमम लोग सी उत्तर दे रहे हैं, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। अरे यार अवसर मिलना ना मिलना की क्या बात है, वो स्वतः मिलेगा, आप अवसर दो या ना दो। बच्चे ने जन्म लिया है तो मूल बात जो है अर्जन की, जो मूल बात यह है कि बच्चा यूं ही बिना किसी प्रयास के जब सीख लेता है उसी को अर्जन कहते हैं। इसको कहते हैं बिना सचेतन, बिना सचेत के। सचेतन अगर सीख रहा है तो वो अधिगम हो गया, और बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है तो इसी को हम क्या बोलेंगे। यहां पे बारीक पॉइंट था और इस बारीक पॉइंट को आपको पकड़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बारीक पॉइंट है। यहां पे डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जब आपको दिखता है कि अवसर अवसर, तो अवसर तो कीवर्ड है ही, लेकिन यहां पे अवसर काम नहीं करेगा। यही अधिगम होता, यही अधिगम होता तो अवसर आप लगा देते, यही अधिगम होता तो अवसर आपका चल जाता। लेकिन अर्जन दिया गया है, अर्जन के पॉइंट को आपको बारीक से समझना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने अब यहां पे आ गया है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप बताइए। हाँ अब आप बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाइयों, उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ये चीजें आपको दोबारा नहीं मिलने वाली हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने में कमी मत करना, क्योंकि कमी कर दिया तो आप इसके दोषी हैं, मैं नहीं दूं। चलिए भारतीय कक्षाएं बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए यहां पे शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। आंसर देंगे आप लोग, घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। शिक्षक शिक्षार्थी को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्त हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपके सामने उत्तर हैं बहुभाषी कक्षा के संदर्भ में, जो आपके सामने उत्तर है शिक्षक शिक्षार्थी को उनकी स्वयं की भाषा, पहली बात में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्त के प्रोत्साहित करना तथा उनकी विचारों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये सभी विकल्पों में द बेस्ट विकल्प है। अन्य विकल्प याद है, भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, कभी आप इसको लगाएंगे। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, केवल घर पर, विद्यालय में नहीं बोलेंगे। शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज कर देना चाहिए। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, बड़े प्रश्न होने से आपको भयभीत नहीं होना है, बड़े प्रश्न होने से आपको अपने अंदर और अधिक साहस लाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो आपको नंबर दिलाते हैं, दूसरों से आगे करते हैं ऐसे प्रश्न। यस चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा, है ना। भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष होता है और सीधे सीधे उत्तर इसका जानिए, दूसरा क्या होता है, साहित्यिक पक्ष होता है। सीधे सीधे इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में सीधे सीधे ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कुछ एनसीईआरटी की लाइंस
कभी कभी पूछ ली जाती है सीधे सीधे। चलिए, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। और यहां पे सीधा कॉन्सेप्ट अपना बनाइएगा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अपना बनाइएगा। क्या देखिए, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती हैं। भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर्निहित है। कितना बढ़िया, कितना अच्छा प्रश्न आपके सामने है। और यही प्रश्न था जिसकी चर्चा मैंने किया था, और जब परीक्षा में आ गया तब इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। यही वो प्रश्न है जो आपके सामने आ गया है मेरे भाई। तो इसका उत्तर आप लोग देना चाहेंगे? क्या कह रहा है? भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, मतलब गलत, असत्य आपको बताना है। नहीं दिया गया है, असत्य आपको बताना है ना? इसका मतलब 3 सत्य होंगे और एक जो होगा वो क्या होगा? असत्य होगा। वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो बिल्कुल, भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, एक दूसरे से अंतर्निहित होती हैं। जो भी भाषाई कौशल होते हैं, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, एक दूसरे के साथ विकसित होती हैं। 3 पॉइंट नोट करिए। एक दूसरे को प्रभावित करती हैं भाषाई क्षमताएं, एक दूसरे के साथ विकसित होती हैं, एक दूसरे से अंतर्निहित होती हैं। ये एकदम लकीर है, इसमें कभी कोई संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती। दूसरा क्वेश्चन, भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती हैं। भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर्निहित होता है। अब यहां पे पहले इसको क्लियर कर लीजिए, समझ अंतर्निहित होता है, ये भी आपका सही हो गया। अब बी होगा या सी होगा, इसको आप देख लो। तो भाषाई क्षमताएं जो होती हैं, इन्हें एक क्रम से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? क्या कमेंट करेंगे आप लोग? यहीं पे मामला है। भाषाई क्षमताओं को एक क्रम से नहीं सीखते हैं, बल्कि एक साथ सीखते हैं। भाषाई क्षमताओं को एक क्रम से नहीं सीखी जाती, ये भी सही हो गया। एक क्रम से नहीं सीखी जाती हैं, भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती, यही आपका गलत है। असत्य आपको ढूंढना है, असत्य ढूंढना है, तो यही आपका। अब देखो कैसे आते हुए भी कैसे आपके प्रश्न मिस कर जाते हैं। प्रश्न बनाने का तरीका आप देखिए, प्रश्न बनाने का तरीका आप देख सकते हैं, कितने अच्छे ढंग से प्रश्न बनाया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में, 4-5 पॉइंट आप नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। वो लकीर है कि भाषाई क्षमताएं एक क्रम में नहीं सीखी जाती हैं, एक साथ सीखी जाती हैं। भाषाई क्षमताएं एक साथ सीखी जाती हैं, सीधी सी बात है, ऐसा नोट करिए। ठीक है, तो इसमें कभी कोई संशोधन आप नहीं करेंगे। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? सी आंसर हो जाएगा। यहां पे सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए। अभी इस पे 2-3 क्वेश्चन हमने और लिया है, क्योंकि यही तो प्रश्न है जहां पे बड़ा बवाल हुआ था। भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है, भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। जब नहीं प्रश्न आ जाता है तभी तो मामला बनता है। जब नहीं प्रश्न आ जाता, आज के जो प्रश्न लिए गए वो कैसे प्रश्न है, एक कमेंट करके आप लोग बताएंगे सभी भाई बहन। जो प्रश्न लिए गए हैं वो किस लेवल के और कैसे प्रश्न लिए गए हैं? बच्चों को सीखने में मदद करना, बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, बच्चों को अपनी गति से सीखने के अवसर देना। भाई क्या कर रहा है? भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है, नहीं है, उद्देश्य नहीं है बच्चों का उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। भाई यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखते ही मान आप उत्तर यहां पे दे सकते हैं। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना यह उद्देश्य नहीं है भाई। उद्देश्य यह है कि भाषाई परिवेश देकर, बच्चे को अधिक से अधिक अवसर देकर बच्चे का भाषाई इंप्रूवमेंट करना, लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए। बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है?
अब देखिए यहां पे अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो। क्या कर रहा है? अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो, अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो, अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। बताइए कितना बढ़िया। बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से, बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है? तो अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। अपनी भाषा में जब आप कहानी सुनाओगे तो आपके बोलने की क्षमताओं का विकास होगा, और जब दूसरे बच्चे उसको सुनेंगे तो उनको भी फायदा मिलेगा, उनको भी फायदा मिलेगा। तो ये सबसे बेहतर है इसके बजाय कि 5 शब्द 10 शब्द लिखना। लिखने से कई गुना अच्छा है कि हम उसको बोलें, उसको अभिव्यक्त करें। चलिए, तो यहां पे बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में सही है। प्रश्नों को देखिएगा, यही सब प्रश्न आते हैं, तब बाद में कहते हैं यार कहां से वागेश सर ने फंसा दिया। यही सब प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ जाते हैं। चलिए, समस्यात्मक वातावरण का निर्माण कभी कभी हो सकता है। ऐसी कक्षा का प्रयोग अध्यापक संसाधन के रूप में करता है। चुनौतीपूर्ण कक्षा होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में सही है, तो भाई सही तो यह भी है, चुनौतीपूर्ण कक्षा होती है। सही अगर आप देखिए तो समस्यात्मक वातावरण का निर्माण कभी कभी हो सकता है। हालांकि एनसीएफ कभी नहीं मानता कि समस्यात्मक कक्षा नहीं होती है, लेकिन हां, अगर वातावरण शब्द दिया गया है तो समस्यात्मक वातावरण का निर्माण भाई अध्यापक है, वहां पे देख रहा है अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोलियों के अगर बच्चे बहुभाषिक कक्षा, बहुसांस्कृतिक कक्षा में अलग अलग धर्म के बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में समस्यात्मक वातावरण का निर्माण कभी कभी हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वो कक्षा चुनौतीपूर्ण हो जाती है, उसको चुनौतीपूर्ण कक्षा बोलेंगे। लेकिन सबसे जो बड़ा वर्ड है इन सब का प्रयोग अध्यापक, ऐसी कक्षा का प्रयोग अध्यापक संसाधन, ऐसी चुनौतियों का प्रयोग अध्यापक संसाधन के रूप में कर लेता है। तो कभी आपको चुनौतीपूर्ण और संसाधन दोनों दिया गया हो तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहां याद रखिए, अगर यहां दिया गया होता उपर्युक्त में से सभी, तो आपका उत्तर डी हो जाता। यह भी आप जानते रहिए, बहुत बारीक चीज हम आपको बता रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से, बहुत ही बारीक और बहुत अच्छी चीज, अच्छा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। अगर यहां पे आपका लास्ट में दिया गया होता उपर्युक्त में से सभी, तो आपका यही डी उत्तर हो जाता। यह भी आप जानते रहिए। कितनी अच्छी पॉइंट, कितना अच्छा चीज बताया हमने आपको। चलिए, अगर आप समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा पॉइंट हमने आपको दिया। एक सामान्य बालक के भाषा के संदर्भ में सही कथन नहीं है। यहां नहीं दे दिया, असत्य दे दिया, तब तो बहुत केयरफुल होने की जरूरत रहती है। एक ही भाषा का अच्छे से विकास न किया जाए, भाषा एक पक्षी नहीं हो, भाषा एकांगी नहीं हो, एक ही भाषा का अच्छे से विकास किया जाए। कथन असत्य है। कौन सा असत्य है भैया? यही, एक ही भाषा का अच्छे से विकास किया जाए। ये कौन सी बात है? एक ही भाषा का अच्छे से विकास, यही असत्य है। एक ही भाषा का अच्छे से विकास करेंगे, ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा है आपके सामने। अब आप अन्य को भी देख लीजिए। भाषा एकांगी नहीं हो, तो बिल्कुल भाषा एकांगी नहीं होना चाहिए, है ना, कि एक ही पहलुओं पे ध्यान दे रहे हैं। भाषा एक पक्षी नहीं हो कि एक ही चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। एक ही भाषा का अच्छे से विकास न किया जाए, बिल्कुल ये भी सही है। एक ही भाषा का अच्छे से विकास न किया, बल्कि कई भाषाओं का विकास किया जाए। तो यहां पे चूंकि जो प्रश्न आपका दे रहा है उस प्रश्न के हिसाब से कह रहा है असत्य, सही कथन नहीं है। तो सही कथन यही नहीं है कि ये कह रहा है भैया एक ही भाषा का अच्छे से विकास किया जाए, ऐसा गलत है, ऐसा कहना गलत है। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका डी हो जाएगा। अभिक्रमिक अनुदेश से संबंधित है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। अभिक्रमिक अनुदेश, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट फिर से आपके सामने है। अभिक्रमिक अनुदेश, छात्रों को नई सामग्री सिखाना, अधिगम को जांचने का लगातार अवसर देना,
अभिक्रमिक अनुदेश को प्रोग्राम्ड लर्निंग या अभिक्रमिक अधिगम भी कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। अभिक्रमिक अनुदेश, पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसके माध्यम से छात्रों को क्या करते हैं, हम नई सामग्री देते हैं, न्यू मटेरियल देते हैं। न्यू, पहली बात, न्यू पॉइंट को जोड़ लीजिए। दूसरी चीज, इससे हम चेक करते हैं, अधिगम को जांचते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट ऐड कर लीजिए, चेक करना। ठीक है, ये दो कीवर्ड हैं। तो अभिक्रमिक अनुदेश में इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग, इसी का दूसरा नाम है प्रोग्राम्ड लर्निंग। और इसमें क्या होता है, नई से न्यू मटेरियल देना और चेक करना, अधिगम को जांचने का लगातार ये अवसर देना, ये। और अभिक्रमित अनुदेश को प्रोग्राम लर्निंग या अभिक्रमित अधिगम भी कहते हैं। तो ये तीनों सही होगा, यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितना बढ़िया प्रश्न। अब आप लोग देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न आपके सामने लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बताइए इसका उत्तर। किसने कहा कि बालकों को जटिल विषयों को छोटे छोटे पदों में बांटकर सिखाया जा सकता है यदि पदों को एक सही क्रम में प्रस्तुत किया जाए? किसने कहा, है ना भाई, बालकों को छोटे छोटे पदों में बांटकर सिखाया जा सकता है यदि पदों को एक सही क्रम में, मतलब एक सही क्रम दीजिए और छोटे छोटे पदों में उनको बालकों को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। और उसके बाद ऐसे तथ्यों पे पुनर्बलन देना चाहिए और पुनर्बलन के माध्यम से बच्चे जब बार बार पुनर्बलन देंगे तो उन तथ्यों को बच्चे क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो यहां पे इस कमेंट को लिया था प्रोफेसर B.F. स्किनर ने। ये नाम बी पर आप टिक करेंगे, बी फॉर बॉम्बे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि इन्होंने जोर दिया था, किस पे जोर दिया था, छोटे छोटे पदों में बांटकर सिखाया जा सकता है और यदि पदों को एक सही क्रम में प्रस्तुत किया जाए तो बच्चा आसानी से क्या करता है, सीख लेता है। इसके बाद की लाइन मैंने बता दी आपको, इसके बाद की लाइन यही है, स्किनर साहब ने यही कहा है, ऐसा करने के बाद पुनर्बलन दिया जाए और पुनर्बलन देते हुए तथ्यों को क्या किया जाए, स्पष्ट किया जाए। चलिए बहुभाषी कक्षा में, अब देखिए बहुभाषी कक्षा में क्या होता है मेरे भाई, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, कई भाषाओं और बोलियों का प्रयोग करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिए, आगे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट रखना मत भूलिएगा, इतना ही मैं कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, बहुभाषी कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, कई भाषाओं और बोलियों का प्रयोग करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहां भी उत्तर आप में से बहुत से लोग गलत देंगे, उत्तर यहां भी आप दीजिए उत्तर, मैं जानता हूं बहुत से लोग गलत उत्तर देंगे, ये तय है। देखिए बहुभाषी कक्षा में बहुत से लोग क्या लगा देंगे कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, यही ए वाला उत्तर लगा देंगे। बिल्कुल ये सही भी है, ये सही भी है मेरे भाई, बिल्कुल ये सही है। लेकिन यहां पे याद रखिएगा जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ये समझिए, आपको बारीक पॉइंट को और समझिए। यहाँ पे सी क्यों होगा, आखिर में सी क्यों होगा? क्योंकि बच्चों की मातृभाषा, भाई अगर मान लीजिए किसी कक्षा में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों की मातृभाषा का आप प्रयोग बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो जब वो अपने मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये वर्ड आ गया, एक से अधिक भाषा तो आ ही गया। बहुभाषी कक्षा में देखिए पॉइंट, कितना बारीक पॉइंट, कितना बढ़िया प्रश्न है। सी उत्तर क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पे आप बल देंगे बहुभाषी कक्षा में कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, और जब बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे अलग अलग बच्चे, तो बहुभाषा तो एक से अधिक भाषा तो ऑटोमेटिक आ गया। तो ये तो एक से अधिक भाषा तो यहां पे अंतर्निहित हो गया। तो बिल्कुल ए सही था, लेकिन ए से भी बड़ा उत्तर, ए से भी अच्छा उत्तर आपको मिल गया। वो क्या मिल गया? सी। अच्छा यहां पे देखिए
कई भाषाओं और बोलियों का प्रयोग करना चाहिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहीं पे अगर उत्तर आपका दे दिया गया होता, देखिए यहीं पे अगर उत्तर दे दिया गया होता, यहां पे उत्तर आपका सी हो जाएगा। देखिए मैं यहां पे 2-3 चीजें सिखा रहा हूं आपको, केवल एक चीज नहीं। यहीं पे उत्तर अगर दे देता उपयुक्त में से सभी, तब ये आपका डी उत्तर हो जाता। देखिए कितनी बारीक पॉइंट मैंने आपके भाई ने बताया। अब आप ये समझदार हैं, समझ सकते हैं कितनी बारीक पॉइंट मैंने बताया आपको, कितनी बारीक पॉइंट बताया। अगर यहां पे उत्तर दिया गया होता उपयुक्त में से सभी, तो आपका उत्तर ऐसी स्थिति में डी हो जाता मेरे भाई, डी हो जाता। लेकिन यहां पे चूंकि उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा है, ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल आधार कौशल किसे कहते हैं? मूल आधार कौशल, भाई वो कौशल सबसे पहले बच्चा क्या करता है, इस दुनिया में आया तो अपना जो आधार रखता है वो सबसे पहले वो क्या करता है, सुनता है, सुनना। इसी को हम मूल आधार कौशल भी कहते हैं, इसी को हम मूल आधार कौशल भी कहते हैं मेरे भाई। यही मूल आधार कौशल है, इसी को मूल आधार कौशल भी कहते हैं। कितना बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। चयनात्मक पुनर्बलन पर बल देता है। चयनात्मक पुनर्बल, देखिए स्किनर महोदय ने क्या कहा कि भाई छोटे छोटे पदों में बांट लेना चाहिए, और छोटे छोटे पदों में बांटकर एक क्रम से बच्चों को सिखाना चाहिए, और फिर विशेष शब्दों से, चयन किए गए शब्दों से बच्चे को पुनर्बलन देना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, तालियां बजाइए। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है चीजों को आसानी से, शब्दों को, उसका ध्यान आकृष्ट होता है कि हाँ इस पे जो है हमें शाबाशी मिल रही है, लोग हमारे ओर आकृष्ट हो रहे हैं। तो इसकी चर्चा किसने किया था, चयनात्मक पुनर्बलन का? बीएफ स्किनर साहब ने किया था। हमने यहाँ पे 2 प्रश्न ले लिया और बारीक प्रश्न लिया है, बारीक प्रश्न लिया है, जहां से मामला कुछ बने ना, कुछ औरों से अलग कर जाओ ना, तब तो मामला मायने रखता है। आप औरों से कुछ अलग कर जाओ तब तो मायने रखता है ना। ये मानते कि नहीं मानते हैं? इसलिए हमारी क्लास को कोई नहीं छोड़ना चाहता, कभी कोई गलती भी नहीं करता है, क्योंकि जो प्रश्न हमने लिया है वो मायने रखता है यार। आपको नई चीजें सीखने को मिलती है। कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, अब गलत आ गया, असत्य आ गया, है ना, नहीं आ जाए, तो हमने ट्रिक आपको बताया है। सभी कौशल एक साथ विकसित होते हैं, तो कौशल एक साथ विकसित होते हैं, इसको नोट कर लीजिए, सही बात है। कौशल एक दूसरे से अंतर्निहित होते हैं, सही है, नोट कर लीजिए कहीं पे। कौशल क्रमिक होते हैं, कौशल क्रमिक नहीं होते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। असत्य कथन, गलत कथन कौन है? कौशल क्रमिक होते हैं, क्रम से नहीं होते हैं, एक साथ क्रमिक विकसित नहीं होते हैं, एक साथ विकसित होते हैं। ये पॉइंट, इसको याद कर लो, सीधे याद कर लो, सीधे याद कर लो मेरे भाई, सीधे याद कर लो, तो है, सीधे याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार मैं बताऊं आपको, कौशल क्रमिक नहीं होते हैं, कौशल एक साथ विकसित होते हैं। इसको याद कर लीजिए, सीधी सी बात, सीधा पॉइंट है, और कुछ सुनना ही नहीं है, समझना नहीं है, ना कुछ सुनना है ना कुछ समझना है। कौशल क्रमिक नहीं होते हैं। अगर कहीं मिल जाए कौशल क्रमिक होते हैं तो यही क्या है, गलत है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, इतनी तो बात आपको समझ, इतनी बार आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि यहां पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। नॉम चॉम्स्की की परिभाषा संबंधित है। नॉम चॉम्स्की, हिंदी शिक्षण चल रहा हो, नाम चॉम्स्की ने आए, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत लैंग्वेज एक्विजिशन थियरी इन्होंने दिया था, भाषा अर्जन का सिद्धांत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था, सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत किसने दिया था, तो नॉम चॉम्स्की। भाषा अर्जन का सिद्धांत पूछ ले, या आपसे पूछ ले सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत, सार्वभौमिक भाषा का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे भैया, नॉम चॉम्स्की। और नॉम चॉम्स्की, देखिए अर्जन शब्द आ गया ना,
इन्होंने अधिगम की बात नहीं की, अर्जन की बात की। तो नाम चामस्की की परिभाषा संबंधित है किससे? अर्जन से। अर्जन एवं अधिगम दोनों से गलत, अर्जन से संबंधित है। विशेष तौर पे अर्जन की बात, सीधे सीधे इन्होंने अर्जन की बात की है। इनकी परिभाषा, इनकी चीजें कभी आपको बताया जाएगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप बताइए कमेंट करके, प्लीज कमेंट करके आप बताइए यदि आपको पसंद आ रही है। थक जाऊंगा लेकिन आपका साथ दूंगा, थक जाऊंगा लेकिन आपका साथ दूंगा। आप लोग को पसंद आ रही तो आप कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके, एक साथ सभी लोग कमेंट करके बताइए प्लीज। जितने भाई बहन लाइव हैं सब लोग कमेंट करके बताइए। और ये क्लास पसंद आ रही हो तो शेयर मत करना है। ये क्या बोल दिया सर ने, मतलब जो मन में आए वो करना, ठीक है, मैं क्यों बोलूं। चलिए, आंशिक अभिव्यक्त कौशल के अंतर्गत आएगा। देखिए भाई, अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है, ग्राहात्मक कौशल होता है। अभिव्यक्तात्मक जो कौशल होता है उसमें क्या करते हैं भाई, अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करने के लिए तरीका क्या होगा भाई, आप बोल के अभिव्यक्त करते हैं, है ना। किसी चीज को आप बोल देते हैं तब अभिव्यक्त करते हैं, और या किसी चीज को आपने लिख दिया तब भी आपने अभिव्यक्त कर दिया। और एक होता है ग्राहात्मक। ग्राहात्मक, ग्राहात्मक में कौन आ जाता है मेरे भाई, सुन लिया तो आपने ग्रहण किया, पढ़ लिया तब भी आपने क्या किया, ग्रहण किया, राइट। लेकिन यहां पे प्रश्न है आंशिक अभिव्यक्त कौशल के अंतर्गत आएगा। तो आंशिक अभिव्यक्त, हम हंस के भी इशारों में बहुत सारी बातें अभिव्यक्त कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, हंसना, ठीक है। पढ़ना सुनना क्या है, इसको मैंने आपको बता दिया। आंशिक अभिव्यक्त के अंतर्गत हंसना आ जाएगा। हंस कर भी इशारों में हम अपनी बातों को कह देते हैं। मुस्कुराना, हंसना, ये सब आंशिक अभिव्यक्त कौशल के अंतर्गत आ जाएंगे मेरे भाई। मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, दिल से बताइएगा। शेयर और मत करो यार, क्या शेयर करोगे, इतना खराब पढ़ा रहे, शेयर क्यों करोगे यार, ये सब मत करना, बिल्कुल ना करना। श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना। आज मैंने ये सोचा था ना, सच्ची मैं बता रहा हूं कि यार इतना दिल से इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लेके मैं जा रहा हूं, 20,000 बच्चे लाइव आएंगे, दिल से मैं बता रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं शेयर और मत करना, क्योंकि मन दुखी तो पहले ही है, पहले से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये नहीं सोचा था इतना स्टैंडर्ड, इतना अच्छा प्रश्न। मतलब आप घर बैठे ये चीज आपको मिल जा रही है, घर बैठे वो चीज आपको मिल जा रही है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी भाई जब आदमी अच्छा करता है तो एक उम्मीद लगाता है, एक उम्मीद होती है, कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर अच्छे प्रश्न लग रहे हो, अच्छी कोशिश लग रही हो तो कर लीजिए, कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें दिल से ये क्लास अच्छी है, सर ने गलत उम्मीद नहीं की है, तो आप कर लीजिए। मैंने 20 का मतलब एक होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस, नहीं 20 जाना चाहिए, ऐसी प्रश्न हमने लिया है, मेहनत किया है, 20 जाना चाहिए, 20,000 कर लीजिए। आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। लगता है कि हाँ ऐसी इस लेवल की क्लास है तो कर लीजिए फॉरवर्ड, जितना कर सकते हैं कर लीजिए फॉरवर्ड। यस यस, आप में दम है, कर सकते हैं आप, कर लीजिए, कह रहा हूं। चलिए आगे आइए। श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना। देखिए, एक होता है उधोमुखी श्रवण प्रक्रिया। क्या होता है अधोमुखी? अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि हम विचार को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, अनुमान लगाते हैं, तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं, ये तथ्य क्या कह रहा है, और उसको एक स्पष्टीकरण का भाव बनाने का प्रयास करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो जब भी ये आ जाए, मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना एवं निष्कर्ष की स्थिति में जाना, सारांश लिखना, ये सब चीजें आ जाए तो सीधे सीधे आपका उत्तर जो हो जाएगा वो अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाओं के अंतर्गत चला जाएगा। कभी इनकी व्याख्या करेंगे विस्तार से, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इस तरह इतना जानते रहिए, कुछ तो सीखने को मिला, उसके बाद फिर व्याख्या कर देंगे।
अगर आपको पसंद आ रहा होगा, देखेंगे अच्छी क्लास लग रही है, आपकी संख्या बढ़ रही है, मोटिवेट कर रहे हो, तो ये भी अभी और चीजें हैं जिसकी जो है व्याख्या करने की जरूरत है। अगर समझ में आएगा कि नहीं है ये भाई बहन है, इनको जरूरत है मेरे क्लास की, ये समझ में आना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए ना। इतनी देर से आप कहां पे टिके हो, तो समझ में आएगा कि नहीं इस क्लास की जरूरत है भाई बहनों को। वो तो आपका अभी दिखा देगा, 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद ही दिखा देगा कि इस क्लास की जरूरत है कि नहीं आपको। यस, अगर अच्छा प्रयास है, अच्छी चीजों को लिया है हमने, अच्छा मेहनत किया है, कंटेंट में मेहनत करना पड़ता है। यस, चलिए। श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करने में, लक्ष्य भाषा को अनुवाद करने में। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। देखिए, श्रव्य भाषावाद जब भी शब्द आ जाए, जब भी श्रव्य भाषावाद ये शब्द आ जाए, हमेशा दोहराव शब्द अपने माइंड में नोट कर लीजिए। दोहराव, सीधा सीधा आप दोहराव शब्द अपने मन मस्तिष्क पे तुरंत बैठा लीजिए। तो यहां पे दोहरा श्रव्य भाषावाद जब भी ये पॉइंट आ जाए, अब ये कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिनको पढ़ाने की जरूरत है, जिनका एक लेक्चर लेने की जरूरत है, जिसपे हम लेक्चर, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो इस पे हम लेक्चर ले लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट। और तो जब भी श्रव्य भाषा आ जाए, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने को हम श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। श्रव्य माने सुनना, भाषावाद भाषाओं को, इसकी प्रैक्टिस, इसका अभ्यास, उसको अंतर्निहित करना, इस रूप को दर्शाएगा। इस पे यदि आप लोग चाहेंगे तो एक लेक्चर बनता है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं जिसपे एक लेक्चर बनता है, उस पे एक लेक्चर अगर लिया जाए। चलिए, बच्चे की किस अवस्था को भाषा सीखने की तैयारी अवस्था कहा जाता है? प्रारंभिक अवस्था, वास्तविक अवस्था, विद्यालयी अवस्था, पूर्णावस्था। तो मेरे भाई, बच्चे की किस अवस्था को भाषा सीखने की तैयारी की अवस्था कहा जाता है? तो तैयारी की अवस्था कहा जाता है प्रारंभिक अवस्था। वास्तविक अवस्था मन लगा देना भाई, प्रारंभिक अवस्था को क्या बोलेंगे? तैयारी की अवस्था, भाषा सीखने की तैयारी मतलब शुरुआत के काल को। अध्ययन काल को मत बोलना, विद्यालयी काल को मत बोल देना भाई। कुछ लोग नहीं जानते तो विद्यालयी काल लगा देंगे, क्या करेंगे? जिनको नहीं मालूम है विद्यालयी काल लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना बढ़िया, कहानी कहना विधि का चरण निम्न में से कौन नहीं है? आज हमने नहीं वाले प्रश्न, असत्य वाले प्रश्न, गलत वाले प्रश्न काफी लिया, क्योंकि होता क्या है ना कि चीजों को आप पढ़े रहते हो। असेसमेंट कैसा है प्रश्नों को लेने का? चीजों को आप पढ़े रहते हो लेकिन आप गलतियां कर जाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चे द्वारा कहानी को अपने शब्दों में सुनना, कहानी का अंत बदलने के लिए कहना, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहना, कहानी से संबंधित प्रश्न पूछना व बच्चे से उसका उत्तर लेना। देखिए भाई, जब कहानी कहना विधि का प्रयोग आप करते हैं तो सीधे कहानी पे आप फोकस करते हैं। बच्चे से आप बोलेंगे कि भाई ये बच्चा है कहानी को प्रारंभ करेगा, ये बच्चा है ये कहानी का अंत करेगा, ये बच्चा है जो कहानी को और आगे बढ़ाएगा। कहानी को आगे बढ़ा के आप स्पष्ट करिए। तो ये चीजें कहानी कहना विधि होता है। यहां पे प्रश्न पूछना सम्मिलित नहीं होता है। यही आपका गलत हो जाएगा, यही आपका नहीं है, तो यही आपका गलत है और यही आपका उत्तर है। जो गलत है वही आपका क्या है? उत्तर है। जो गलत है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई, कहानी कहना विधि में बच्चे द्वारा कहानी को अपने शब्दों में सुनाना ये सही है। असत्य ढूंढना है आपको। कहानी का अंत बदलने के लिए कहना ये भी सही है। कहानी, क्योंकि पूरी तरह से कहानी कहना विधि चल रहा है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए करना, तो ये भी सही है। अब कहानी पे ही रिलेटेड रहेगा। अब कहानी संबंध प्रश्न पूछना ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछने की यहाँ पे कोई बात नहीं आएगी कहानी कहना विधि में। यही आपका गलत हो जाएगा, यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। पढ़कर, कितना बढ़िया प्रश्न है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने तथा लिखित रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से निम्न में से कौन परीक्षा उपयोगी है? कौन परीक्षा उपयोगी है? यह प्रश्न आपके सामने है। लिखित परीक्षा,
निबंधात्मक परीक्षा, लघु उत्तरीय परीक्षा, मौखिक परीक्षा, है ना, मौखिक परीक्षा। कितना बढ़िया प्रश्न, कितना अच्छा प्रश्न आपके सामने है मेरे भाइयों। उत्तर देने का प्रयास आप लोग करेंगे। देखो, जब ये कह रहा है कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना तथा लिखित रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से निम्न में से कौन परीक्षा उपयोगी है ना, कौन सी परीक्षा भाई? एक लिखित परीक्षा है, निबंधात्मक परीक्षा है, लघु उत्तरीय है, मौखिक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा तो होगा नहीं, लघु उत्तरीय होगा नहीं। दो प्रश्न आपके सामने, या तो लिखित होगा या निबंधात्मक। भाई इनको पढ़कर अर्थ ग्रहण करने तथा लिखित रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने, अपने विचारों को आपको अभिव्यक्त करना है। तो अभिव्यक्त कैसे हम समझ पाएंगे इस बालक के अंदर कितना है, कितना ज्ञान है? तो एक तो आपका लिखित परीक्षा होगा या निबंधात्मक परीक्षा होगा। यहां पे दो में एक में मामला फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक पॉइंट ये जान लीजिए कि जो लिखित परीक्षा होती है ये मौलिक होती है। इसके सामने आप मौलिक वर्ड लिख दीजिए। निबंधात्मक परीक्षा में क्या होता है ना कि जैसे ये कर लो भाई, या ये कर लो, या ये कर लो। यहाँ पे लिखित परीक्षा में क्या होता है, ये प्रश्न है और इसका आप जो है उत्तर दीजिए, व्याख्या दीजिए, उसी का आपको उत्तर देना होता है, व्याख्या देना होता है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में आपका जो निबंधात्मक उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे चयन होता है, जैसे 8-9 प्रश्न दे दिया, इसमें से 4-5 प्रश्न करिए, 2 दे दिया 1 करिए, ये स्थिति होती है निबंधात्मक में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपकी मौलिकता की परख होती है। जो सामने है वही आपको उत्तर देना है, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, दोनों में ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखित परीक्षा, क्योंकि जो सामने है उसी पे आपको अपनी मौलिकता का परिचय देना है। और जब आपको चयन करने को मिल जाएगा तो भाई जो आपको ज्यादा आता है उस पर आप लिखोगे, एक को छोड़ दिया आपने, तो वहां पे उतनी अच्छी परख नहीं हो पाएगी। इसलिए लिखित परीक्षा, यहां पे बारीक सा क्वेश्चन हमने लिया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बारीक सा प्रश्न यहां पे लिया गया है। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बढ़िया क्वेश्चन फिर से आ गया। भाषाई कौशल एक दूसरे के साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। बिल्कुल सही है। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं। बताइए कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं। कह रहा है भाषाई कौशल क्रम से सीखे जाते हैं। अब समझ गए होंगे आपको, इसकी व्याख्या हमने कितनी बार कर दी। ये क्रम से कभी नहीं सीखे जाते। ठीक है, तो आप ये बात तो समझ गए होंगे। एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से अंतर्निहित होते हैं। देखो प्रश्न कितने बन रहे हैं यहाँ पे कितने प्रश्न बन रहे हैं, और अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन मैंने बार बार लिया है, तो हर जगह अलग अलग कंटेंट दिया है मैंने। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऐसा कहना गलत है। यहाँ पे सही कथन क्या हो जाएगा? भाषाई कौशल एक दूसरे से अंतर्निहित होते हैं, ये बोलना सही होगा। अब सोचिए, मतलब अगर हमने इतने प्रश्न इस पे लिया है तो कंटेंट आपको दिया है, मैटर आपको दिया है, और प्रश्न फंसने वाले मैटर दिया है कि नहीं? कमेंट करके मेरे भाई बहन बता दें। यस, कमेंट करके मेरे भाई बहन बता दें। और आप आगे मेरी क्लासेस चाहते हो कि नहीं, ये भी कमेंट करके आप बता दो। प्लीज कमेंट करके आप बता दी। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों अन्य नहीं होंगे, हमने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, लगा दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके, प्लीज कमेंट करके आप बताइए कि ये जो सेशन मैं आपको दे रहा हूं, क्या ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। प्लीज कमेंट किया। और प्रश्न का लेवल जो आज मैंने लिया, देखिए मैंने भाषाई कौशल पे कितने प्रश्न लिया, और हर जगह जो 3 प्रश्न लिया इस पे, और तीनों प्रश्न में अलग अलग कंटेंट दिया। तीनों प्रश्नों में कंटेंट जो आपको दिया गया उसमें कहीं से कोई कमी हो तो आप बताइए। क्या आपको मेरी और भी क्लास चाहिए? आपको लगता है कि आपके भाई के सपोर्ट की आवश्यकता है? प्लीज कमेंट करके आप बताइए। और एक चीज याद रख लीजिए, कभी कभी ये कहा जाता है ना कि यार बस ठीक है, ये है, इसी से हो जाएगा। यहां पे आपको सभी विषय, भाई ईवीएस जो है आशीष सर देखते हैं, सीडीपी आरपी सर देखते हैं, है ना, हिंदी के लिए विक्रम सर हैं, मैं भी आपका सपोर्ट कर रहा हूं, देख ही रहे हैं।
मैथ के लिए पवन सर की क्लास कभी मत मिस मत करिएगा, शाम 6 बजे, प्रतिदिन शाम 6 बजे भारी से भारी संख्या में क्लास, क्योंकि मैथ सबसे बवाली होता है। शाम 6 बजे प्रतिदिन मैथ की क्लास आपकी चलती है, ये कभी आप मिस मत करिएगा, ऐसी गलती कभी मत करिएगा, बस इतना ही मैं कहूंगा। शाम 6 बजे प्रतिदिन पवन सर मैथ क्लास देते हैं। आगे आपको क्लास मेरी चाहिए तो आप कमेंट करके आप बताइए कि हाँ सपोर्ट चाहिए सर आपका, प्लीज कमेंट करके बताइए, कर दूंगा सपोर्ट यार। आप लोगों का नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? आप लोग कमेंट करके तो बताओ मेरे भाई, यस कमेंट करके आप बताइए। यदि आपको सपोर्ट चाहिए तो बिल्कुल आपका भाई तैयार है, आपका भाई खड़ा है आपके साथ, करूंगा मेहनत आपके साथ। एक दो प्लानिंग भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा, ये आप एक चीज और मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ मैराथन है, मेरे कुछ जो है मैराथन है, मैं आपको वो दे दूं तो जो है वो आपका हिंदी का जो है एकदम, उसके बाद कुछ प्रैक्टिसेस मैं करा दूं, बस हो गया। वो मैराथन में पूरा कंटेंट दिया गया है कि किस प्रकार से, तो वो मैराथन मैं अभी तो नहीं, आगे मैं दे दूंगा, ठीक है, आगे मैं दे दूंगा। आप लोग कंटिन्यू कनेक्ट रहेंगे, आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, तो कब आपको मैं दे दूंगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरा वो मैराथन आप देख लो, और ये जो हम प्रैक्टिसेस दे दें कुछ वो देख लो। हिंदी अच्छे लेवल पे हिंदी तैयार करा देंगे। आज आपने हिंदी की क्लास करके देखा होगा कि बहुत जगह पढ़ के और आप प्रश्न गलत कर रहे हैं, बहुत जगह पढ़ के आप प्रश्न गलत कर रहे हैं। ये पीडीएफ के लिए नंबर, बिल्कुल ये नंबर हम आपको दे दे रहे हैं, एक नंबर हम आपको दे दे रहे हैं, नोट कर लिए 96 नोट करिए 9695, इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, ग्रुप बना दे रहे हैं 9695823636 9695823636। दिल से जब काम करता हूं ना, दिल से करता हूं, और वो चीजें करने का प्रयास किया जाता है ना जो आपको कहीं मिल नहीं सकता, आप ढूंढते रहिए मिलेगा नहीं। और हम तो चैलेंज करते हैं, लाख आप सब जगह पढ़ के आओ और हमारी क्लास में उलझ जाओगे, आप सब जगह पढ़ के आओ हमारी क्लास में आप उलझ जाओगे, ये इस चैलेंज के साथ। और तभी जो ये कौशल वाला हमने फंसाया था ना, ये इस प्रश्न को सीधे सीधे हमने फंसाया था। बच्चों ने क्या कहा कि सबने कहना शुरू किया कि जो है भाषा जो है क्रम से सीखे जाते हैं, बच्चों ने बड़ा वायरल कर दिया सब जगह। मैंने कहा था कि भाषा जो है क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, बच्चों ने बड़ा वायरल किया, पूरा फेसबुक, पूरा दुनियादारी, पूरा जो है वायरल किया, और वही चीज परीक्षा में चौथे पांचवें दिन आ गया, सेम प्रश्न। ये खासियत है आपके भाई की। आपका भाई जो है, अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना बेकार चीज है, गलत चीज है, लेकिन क्या मैं कमेंट चाहूंगा कि कमेंट करके आप बताइए कि कितने भाई बहन ऐसे हैं जो इस घटना को अच्छी तरह से जानते हैं। प्लीज कमेंट करके बताइए। कितना लोगों ने हमें जो है वायरल किया कि सर ने ये पढ़ा दिया, सर ने ये पढ़ा दिया, पूरा सब फेसबुक पे सब जगह वायरल कर दिया गया। कितने लोग इस घटना को जानते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। और मैंने ये बताया था कि भाषाई कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, बहुत वायरल किया था आप लोगों ने, उस जो है वो वीडियो जो है बड़ा चर्चा का विषय बना था, बड़ा जो है एकदम बहस का विषय बन गया था। मैंने कहा कि बच्चे क्या बताएं, बच्चे गलत ना कर जाएं, और बहुत से बच्चे गलत करके आए, जो हमारे बच्चे पढ़े थे, जो हमारी क्लास लिए थे, वो बच्चे सही करके आए। तो प्राउड फील होता है यार, अच्छा लगता है जब आप लोग के लिए सच्चे मन से काम करते हैं और आप अच्छा करते हो तो अच्छा लगता है। कुछ हाँ ये जरूर है कि जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चंस थे, जैसे उस पर अगर कुछ टॉपिक ले लिया जाए, थोड़ा संख्या आपका बढ़ाइए इस वीडियो को। आप लोग, मैं यही कहूंगा कि जो लोग बाद में भी देखेंगे उनसे विशेष आग्रह, विनम्र निवेदन है ना, विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन, मैं कोई भी इस वीडियो को प्राइवेट नहीं कर रहा हूं, विनम्र निवेदन उन भाई बहनों से जो बाद में देखेंगे
इस वीडियो को अपने भाई बहनों तक, अपने मित्रों तक इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा, शेयर करने में कमी मत करिएगा। इस वीडियो को दिल से मैंने पढ़ाया है और मुझे लगेगा कि हाँ नहीं, ये वीडियो आगे बढ़ रहा है, जा रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो मैं कुछ चीजें हैं जिसको मैं पूरी कक्षा लेकर पढ़ा दूंगा। जैसे एक दिन मैं ले लूं भाषा अर्जन अधिगम, बहुत सी चीजें हैं। एक दिन मैं ले लूं, आपको नई चीज सीखने को मिलेगी मेरे क्लास में, नई चीज। एक दिन मैं ले लूं बहुसांस्कृतिक कक्षा, बहुभाषिक कक्षा, समावेशी कक्षा। एक दिन मैं ले लूं एनसीएफ। एक दिन मैं ले लूं, मतलब मैंने सोचा है कि आपका उद्धार कर ही दिया जाए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल 2009, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब कंटेंट है, कहां से कंटेंट बनते हैं, कहां से प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। एक दिन मैं ले लूं कौशल, विशेष तौर पे कौशल एक दिन लेने की सख्त जरूरत है। आप लोग बताइए तो मैं कल ही कौशल ले लूं। जब आप लोग कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। विनम्र निवेदन फिर से मैं कह रहा हूं कि जो भाई बहन इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है वो उसको फॉरवर्ड करेंगे। जो लोग बाद में भी देखेंगे उनसे भी विनम्र निवेदन कि बाद में भी अगर आप दे रहे हैं इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा। इसका मैं व्यू देखूंगा कि कितना व्यू जा रहा है, फॉरवर्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा दिखा तो मैं कुछ क्लासेस 4, 6, 10 क्लास लेकर आपको वो मैं दे दूंगा कि आप लोग सोच नहीं सकते। और जो नए साथी जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना मेरे भाई, क्योंकि कंटेंट आपके भाई ने दिया है। मैं इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूं कि मैं जानता हूं मैंने कितना मेहनत किया है, कितनी अच्छी चीज आपको दिया है। ये चीजें आप लाख पढ़ के आइए, कहीं भी आप उलझ गए होंगे। आप लोग बताइए अच्छा कितने नंबर कर पाए। झूठ मत बोलना, कई लोग तो झूठ बोलेंगे। देखिए बहुत गलत किया। मुश्किल से जितने प्रश्न मैंने बताए हैं उसमें से आप लोग बहुत मुश्किल से 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कर पाए होंगे। आप लोगों का रिजल्ट 30% है, समझ लीजिए, इससे ज्यादा नहीं कर पाए होंगे। मैं जानता हूं, आप लोग झूठ मत बोलिएगा। क्या कर रहे हैं बताइए, क्या कमेंट कर रहे हैं? सब आप पढ़ाएंगे, बाकी लोग इंग्लिश का भी क्लास दे देंगे, इंग्लिश का भी। इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, अगर हमें लगेगा कि अच्छी खासी आप लोग इसको शेयर कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो अपने मित्रों तक और व्यू अच्छा जा रहा है, आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो, तो मैं जरूर, और प्रतिदिन शाम 7 बजे आप अपने मित्रों को बता दीजिए कि प्रतिदिन शाम 7 बजे चंद्रा से जुड़ जाओ। पूरी तैयारी करा देंगे यार आपको। हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, ईबीएस हो गया, मैथ। एकमात्र चैनल है जहां पे सभी विषयों की अच्छी तैयारी आपको मिल सकती है। ये कमेंट करके आप लोग बताइए क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं कि एकमात्र चैनल जहां सभी विषयों की अच्छी तैयारी। सब लोग ये कमेंट करके लिखिएगा, सभी विषयों की अच्छी तैयारी, एकमात्र चैनल, सभी विषयों की अच्छी तैयारी। यही नोट करिए, यही लिखिए प्लीज, सभी लोग यही कमेंट करिए, एकमात्र चैनल जहां सभी विषयों की अच्छी तैयारी मिल जाएगी। अब वो कहने की बात अलग है कि पास हो जाओगे, ऐसे ही पास हो जाओगे, ऐसे ही पास हो जाओगे, बस हो जाएगा, सब हो जाएगा। कहने के लिए तो कोई भी कहेगा, लेकिन आज आपने आकलन कर लिया होगा अपना कितने पानी में हो। आज आपने आकलन कर लिया होगा कितने पानी में हो। और अब हम जो है जो भी क्लासेस देंगे, मैं अपने सभी टीचरों को बोल दे रहा हूं, ईवीएस, सीडीपी, मैथ की चैलेंजिंग दीजिए, चैलेंजिंग दीजिए। अगर 30 प्रश्न है तो 10 ही कर पाए भाई बहन, नई चीजें दीजिए। मैं बोल देता हूं सभी भाई अध्यापक बंधुओं को, करेक्ट 7 बजे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखिए और लाइव आ जाइए करेक्ट 7 बजे 7 PM 7 PM, ये टाइम नोट करिए। और 6 PM पवन सर की मैथ रेगुलर चलती है, ये तो भूल के भी मत छोड़िएगा। 6 PM पवन सर की मैथ चलती है और 7 PM से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसी क्लास में हिंदी, सीडीपी, ईवीएस तीनों देने का प्रयास हम लोग करेंगे। कमेंट करके आप बताइए कि एकमात्र चैनल जहां सभी विषयों की अच्छी क्लास, सभी विषय की बात मैं कर रहा हूं, सभी विषय मिल जाएगा यहां पे यार। संस्कृत मिल जाएगा, अंग्रेजी मिल जाएगा, सब कुछ यहां मिल जाएगा, सामाजिक विज्ञान मिल जाएगा। जो नए साथी हैं वो एक बार क्लास लेकर तो देखिए, एक बार लेकर तो देखिए कि क्या ऐसा है कोई चैनल। आंसर सहित पीडीएफ क्या हुआ, लग गया लिंक लगा। कल का जो है
उसका लिंक लगवा दे रहे हैं, और सभी के सभी भाई बहनों को उस लिंक को लाइक करना है। मतलब ऐसा एक भी भाई बहन नहीं होगा जो नहीं लाइक करेगा। आज की क्लास का यही देखेंगे कि कैसी क्लास थी। आज की क्लास का जो है रिजल्ट उसी से आएगा। ठीक है, सब लोग जो है हम लिंक लगा दे रहे हैं। एनसीएफ पे अभी बात हो रही थी कि सभी टीचर, जैसे हिंदी का, जैसे ईवीएस का, सीडीपी का, सभी टीचर एनसीएफ पे क्वेश्चन ले ले। हाँ, 1 मिनट। यस, ओके साथियों, और जो हमने आपको पूरा लेक्चर आज आपको दिया, इसका पूरा पीडीएफ आपको विद आंसर टेलीग्राम पे कल हम आपको अपडेट करा देंगे। टेलीग्राम हम आपको बता दे रहे हैं, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, है ना, उसमें आंसर भी लिखा रहेगा, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, इलाहाबाद, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, ये है। ठीक है, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, और इसी पे आपको जो है टेलीग्राम पर आपको विद पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और कल शायद 7 बजे आपको एनसीएफ पर या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हमारी पूरी टीम हाजिर होगी, करेक्ट शाम 7 बजे। 6 बजे पवन सर की मैथ की क्लास है, ये क्लास आप मिस नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। और 7 बजे जो धुआंधार सेशन होगा, मैं एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि एकमात्र चैनल जहां पे सभी विषयों की अच्छी कक्षाएं आपको मिल जाएंगी। ये अपने आप में मायने रखता है भाई, नहीं मायने रखता है तो आप बता दो। अगर आप सभी विषयों की अच्छी मतलब बेस्ट, एक होता है ना कि यार एक जगह स्थिर होके पढ़ लो और काम हमारा हो जाएगा, एक जगह स्थिर होके पढ़ लो हमारा काम हो जाएगा। ये तो संपूर्ण आंसर आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद इस टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम है। और एक नंबर हमने आपको 9695823636, इस पे हमने एक तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे ही मॉडल पेपर हम प्रारंभ करेंगे तो मॉडल पेपर आपको दे देंगे इस पे, है ना। इस पे मॉडल पेपर के लिए नंबर दे रहे हैं हम आपको। जैसे आगे हम मॉडल पेपर प्रारंभ करेंगे तो इस पे हम आपको मॉडल पेपर आपको प्रॉपर दे देंगे। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, मॉडल पेपर प्रॉपर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 9695823636, इस पे मॉडल अभी नहीं दिया हमने, अभी नहीं दे रहे हैं। जैसे ही मॉडल पेपर हम आगे स्टार्ट करेंगे, और परीक्षा से बिल्कुल पहले भी मॉडल पेपर इसी नंबर पे हम आपको प्रॉपर दे देंगे। यस, क्या कह रहे हैं आप लोग? सर इंग्लिश कब? इंग्लिश शीघ्र ले लेंगे, हमेशा इस नंबर पर मिलेगा। हाँ, आगे मिलेगा, दे देंगे भाई। चंद्रा इज बेस्ट, थैंक यू। टेलीग्राम नहीं है सर, टेलीग्राम है, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो मेरे भाई, है। 7 बजे का टाइम, 7 बजे करेक्ट एकदम लिखिए, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद यूट्यूब पे। चलो चंद्रा, चलो चंद्रा, चलो चंद्रा, थैंक यू। पवन सर की क्लास शाम 6 बजे करेक्ट। और क्या कर रहे हैं, एक मात संस्था चंद्रा इंस्टीट्यूट, यस। संस्कृत क्लास दीजिए, क्या कर रहे हैं भाई? पवन सर की मैथ, पवन सर की मैथ का क्या कहना? बिल्कुल शाम 6 बजे पवन सर की मैथ का क्या कहना? प्रतिदिन चलती है क्लास 6 बजे। सर जी बहुत अच्छा पढ़ाया रहे। बिल्कुल भाई, कोशिश यही होती है कि आपको अच्छी चीज दें। हम देखो विवादित चीजों को लेते हैं, ये जान लीजिए, वागेश सर का नाता जो है विवादित चीजों से है। लोग विवादित चीजों को छोड़ देते हैं, हम विवादित चीजों को लेके चलते हैं।
भाई कुछ सीखने को मिलेगा ना आपको। हमारे साथ जुड़ने से अच्छा ये है कि हम चीजों को विवादित बनाते हैं, विवादित चीजों को लेके चलते हैं। विवादित प्रश्नों को लेकर चलने में मजा ही अलग कुछ है, उन पे डिस्कस करने का मजा ही कुछ और है। विवादित प्रश्नों को लेकर चलने का मजा ही कुछ और है। आप भी सीखते हो, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हो, हम भी सीखते हैं। लेकिन हां, कभी भी, ये आपसे वादा कर रहे हैं, कभी भी आज तक कोई चीज मिस नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी कोई मिस भी होगा तो उसको हम टेलीग्राम पे एकदम दूध का दूध पानी पानी एकदम क्लियर कर देंगे। ये वादा आपसे कर रहे हैं। विवाद, लेकिन हाँ, विवादित चीजों को हम लेंगे, उठाएंगे विवादित चीजों को, मजा आता है हमें। विवादित प्रश्न हम उठाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक सच्चे टीचर की तरह, एक सच्चे टीचर की तरह आपको वो चीजें, ये नहीं बस सरल सरल ले लो बस हो गया। मैंने एक भी प्रश्न सरल नहीं लिया है, आप देख लीजिए, अच्छे प्रश्नों को लिया है। और ये आपसे वादा कर रहा हूं मैं, कभी भी एक टीचर को क्या चाहिए, मैं एकदम खुलेआम बात कर रहा हूं, एक टीचर को क्या चाहिए। जैसे मान लो भाई आप पढ़ा रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हो, कभी कोई कॉन्सेप्ट मिस भी हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, तुरंत आप उसको क्लियर कर दीजिए, उसको दूध का दूध पानी पानी कर दीजिए। ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में कर दो, अपने टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से कर दो आप। ये एक टीचर में होना चाहिए, एक गुण होना चाहिए, क्योंकि आप एक भरोसा करते हो, एक भरोसा के माध्यम से आप जुड़े हो, तो वो भरोसा बहुत आपका इंपॉर्टेंट। इसलिए हमेशा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, चंद्रा इस्लामाबाद ये टेलीग्राम का नाम है, इससे हमेशा आप जुड़े रहिए। और एक विश्वसनीय संस्था से आप जुड़े हैं, ऐसे विश्वसनीय संस्था में कभी भी आपको कोई चीज गलत नहीं मिल सकता है। कभी कुछ चीज मिस भी हो रहा है माइंड से, अगर मान लो मिस भी हो गया तो उसको हम खुलेआम स्वीकार करके एकदम अपडेट कर देंगे, दे देंगे हम आपको। ये चीज लिंक लग गया है तो ठीक है। अभी जितने भाई बहन लाइव हैं, कल का जो विशेष क्लास है उसका लिंक लग गया है, और जितने भाई बहन लाइव हैं सभी के सभी आज के क्लास का ये रिजल्ट हम देखेंगे, रिजल्ट हम देखेंगे। यदि सभी भाई बहन लाइक कर देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं, ये क्लास जरूरी है, ये क्लास चाहिए आपको, क्लास जरूरी है, क्लास चाहिए आपको, ये समझ में आ जाएगा मुझे। मैं देखना चाहूंगा लिंक, मैं देखना चाहूंगा कितने लोग लाइक किए, दिखाइए जरा। ये क्लास आपको चाहिए, मैं समझ जाऊंगा। जितने भाई बहन लाइव हैं, ऐसी क्लासेस, विवादित वाली क्लास चाहिए, वागेश सर की विवादित प्रश्नों वाली क्लास चाहिए। मैं प्रश्न तो ऐसे ही लूंगा भाई, उलझे हुए प्रश्नों को, विवादित प्रश्नों को चर्चा का विषय बन जाए, है ना। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि कितने लोगों को ये क्लास पसंद आई, कमेंट करके जरा बताइए। वाह, सीडीपी प्लस हिंदी प्लस ईवीएस एनईपी 2020, वाह कितना जबरदस्त टॉपिक, गजब गजब गजब। हिंदी का एनईपी मिलेगा, ईवीएस का एनईपी मिलेगा, सीडीपी का एनईपी मिलेगा। वाह, क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, गजब यार, बहुत सही। वेस अब तो धमाल मचेगा। कल आप लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे दिल से। अब आपका भाई लग गया है, दिल से प्रयास करना चाह रहा है, और एक वादा कर लीजिए कि कल जैसे ही लाइव आएंगे सबसे पहला काम शेयर करेंगे, सब लोग शेयर करना फॉरवर्ड करेंगे, इस वीडियो को मैक्सिमम लोग शेयर करेंगे। इसका लिंक आप ले लीजिए। लाइक किया सबने, लाइक किया कि नहीं, कितने लोगों ने लाइक किया जरा बताइए। देखें कि आपको क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको ये हमारी क्लास आज की कैसी लगी। बहुत कम संख्या है, सब लोग लाइक कर लीजिए, सभी के सभी भाई बहन लाइक करेंगे, जितने लोग लाइव हैं सब लोग लाइक करेंगे। और एक वादा करिए, कल जैसे ही लाइव आप आएंगे सब के सब संख्या बढ़नी चाहिए, थोड़ा सा प्लस होना चाहिए। मोटिवेट करिएगा इस टीम को, क्योंकि यहां सब कुछ आपको मिल जाएगा, यहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। एकमात्र चैनल जहां सब कुछ आपको मिल जाएगा, पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, पूरी तैयारी हो जाएगी मेरे भाई आपकी। और क्या चाहिए आपको, चलिए कमेंट, कितने लोग लाइक किए,
सबके सब लोग लाइक बटन जाइए। कहां पे जाना है समझ नहीं पा रहे हैं लग रहा है भाई बहन। सब लोग एक साथ जाइए। ये आप देखिए सीधे लिंक लगा हुआ है CTT 2020 ऑनलाइन एग्जाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP विद क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा आपको। सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करें। बिल्कुल सब लोग इसको लाइक कर लीजिए। पहला काम तो सब लोग इसको लाइक कर लीजिए, सब के सब। जितने भाई बहन। और लास्ट में मैं वीडियो को ऑफ कर रहा हूं। लास्ट में एक प्रॉमिस सब लोग लिखिएगा कि यस सर, कल मैं स्वयं इस क्लास को शेयर करूंगा। आते ही मान 7 बजे 6 बजे, जैसे ही पवन सर की 6 बजे क्लास स्टार्ट होगी, जैसे ही 7 बजे क्लास स्टार्ट, इसको हम फॉरवर्ड करेंगे। यस, ये प्रॉमिस करके जाइए, क्योंकि दिल से प्रयास करने के लिए हम लोग एकजुट हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।